नमस्ते। एडुवर्स में आपका स्वागत है। आज हम 20वीं शताब्दी की शायद दो सबसे प्रभावशाली घटनाओं पर गहराई से बात करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध और रूसी क्रांति। बिल्कुल। तो चलिए इसकी शुरुआत उस घटना से करते हैं जिसे महान युद्ध या द ग्रेट वॉर कहा गया था, प्रथम विश्व युद्ध। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि युद्ध के दो मुख्य पक्ष कौन थे। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, मतलब एलाइड पावर्स, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस थे। और बाद में अमेरिका भी शामिल हुआ। हाँ, और दूसरी तरफ थीं केंद्रीय शक्तियां, सेंट्रल पावर्स। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य। और ये युद्ध कोई अचानक नहीं छिड़ गया। इसके कारण तो मतलब दशकों से पनप रहे थे। इसे समझने के लिए एक फॉर्मूला बहुत काम का है, मेन। अच्छा। एम यानी सैन्यवाद, मिलिटरिज्म, ए से अलायंसेस मतलब गुटबंदी, आई से इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद और एन नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। चलिए इसे एक एक करके खोलते हैं। साम्राज्यवाद मतलब जर्मनी जो एक नई शक्ति के तौर पर उभर रहा था। बिल्कुल। वो ब्रिटेन और फ्रांस की तरह ही अफ्रीका और एशिया में अपने उपनिवेश चाहता था, और इसी से तनाव पैदा हो रहा था। जाहिर है। फिर आता है सैन्यवाद। उस दौर में राष्ट्रीय गौरव के लिए एक मजबूत सेना को बहुत जरूरी माना जाता था। खास तौर पर ब्रिटेन और जर्मनी के बीच एक होड़ चल रही थी। नौसैनिक हथियारों की। हाँ बिल्कुल, कौन ज्यादा बड़े, ज्यादा ताकतवर जहाज बनाएगा, ये माहौल को और गर्म कर रहा था। और इन सब को एक धागे में पिरो रही थी गुप्त संधियां, वो अलायंसेस जिनका आपने जिक्र किया। सही। यूरोप दो सशस्त्र खेमों में बट चुका था, एक ट्रिपल अलायंस, दूसरा ट्रिपल इंटेंटे। इसका मतलब सीधा था, एक देश पर हमला, पूरे यूरोप पर हमला माना जाता। एकदम, एक चिंगारी और सब कुछ जल उठता। और वो चिंगारी थी उग्र राष्ट्रवाद। हाँ, और आग में घी का काम किया उग्र राष्ट्रवाद ने, खासतौर पर बाल्कन प्रायद्वीप में। स्लाव जाति के लोग ऑस्ट्रिया हंगरी से आजाद होना चाहते थे, एक बड़ा सर्बिया बनाने के लिए। हाँ, और उन्हें रूस का समर्थन हासिल था। और फिर वो घटना हुई जिसने इस बारूद में आग लगा दी। 28 जून 1914 साराजेवो, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड की हत्या। और हत्या करने वाला एक सर्बियाई राष्ट्रवादी था, गैव्रिलो प्रिंसिप। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसका इल्जाम सीधे सर्बिया पर लगा दिया और 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। और बस संधियों के कारण एक एक करके पूरा यूरोप इस आग में कूद पड़ा। युद्ध शुरू होते ही जर्मनी ने अपनी श्लीफेन योजना पर काम किया। उनका मकसद था कि रूस के पूरी तरह सक्रिय होने से पहले बेल्जियम के रास्ते फ्रांस को जल्दी से हरा दिया जाए। लेकिन मारने के युद्ध में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं ने उन्हें रोक दिया। और इसके बाद पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध एक जगह थमसा गया। खाइयों का युद्ध, ट्रेंच वॉरफेयर। हाँ, ये युद्ध का सबसे भयानक रूप था। सैनिक महीनों तक कीचड़, बीमारी और मशीन गनों के बीच फंसे रहते थे। लाखों लोग मारे गए, लेकिन जमीन पर कब्जा कुछ मीलों का भी नहीं हो पाया। 1915 और 1916 के साल तो महाविनाश के साल थे। वर्दन का युद्ध और सोम का युद्ध इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से हैं ये। कहते हैं अकेले सोम के युद्ध में 10 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए या घायल हुए। सोचकर ही डर लगता है। और यहीं पर पहली बार टैंकों का इस्तेमाल भी हुआ। तो 1917 का साल एक निर्णायक मोड़ लेकर आया। हाँ, दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई। पहली, जर्मनी की असीमित पनडुब्बी युद्ध नीति, जिसमें उसने अमेरिकी जहाजों को डुबोना शुरू कर दिया। और साथ ही मेक्सिको को वो जिमरमैन टेलीग्राम भेजकर अमेरिका के खिलाफ भड़काया। सही। इससे नाराज होकर अप्रैल 1917 में अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया। और दूसरी बड़ी घटना रूस में हुई। हाँ, वहां बोल्शेविक क्रांति हो गई। और नई कम्युनिस्ट सरकार ने मार्च 1918 में जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कर ली और खुद को युद्ध से अलग कर लिया। बिल्कुल। अब ताजे अमेरिकी सैनिकों के आने से मित्र राष्ट्रों का पल्ला भारी हो गया। जर्मनी का आखिरी बड़ा हमला, जिसे स्प्रिंग ऑफेंसिव कहते हैं, वो नाकाम रहा। फिर तो उसके सहयोगी देश एक एक कर आत्मसमर्पण करने लगे। हाँ, और जर्मनी में भी क्रांति हो गई। सम्राट कैसर विल्हेम द्वितीय देश छोड़कर भाग गया। और अंत में 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिए। इस युद्ध के परिणाम बहुत दूरगामी थे। 4 बड़े साम्राज्य, रूसी, जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन, हमेशा के लिए खत्म हो गए। यूरोप और मध्य पूर्व का नक्शा
मतलब फिर से बनाया गया। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया जैसे कई नए देश बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थी 1919 की वर्साई की संधि। इसमें जर्मनी को युद्ध का एकमात्र दोषी ठहरा दिया गया और उस पर बहुत कठोर शर्तें थोपी गईं। कई इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि इसी अपमानजनक संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे। बिल्कुल। भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस भी बना। हाँ, हालांकि वो ज्यादा सफल नहीं हो पाया। और इंसानी कीमत तो मतलब अविश्वसनीय थी। लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए। अब भारत पर इसके प्रभाव की बात करते हैं, जो बहुत गहरा था। 10 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, जिनमें से लगभग 74,000 शहीद हुए। दिल्ली का इंडिया गेट उन्हीं की याद में बना है। और आर्थिक बोझ भी बहुत बड़ा था। सारा खर्च भारत से वसूला गया। चीजों के दाम आसमान छूने लगे, नए नए टैक्स लगाए गए, जैसे इनकम टैक्स। और गांवों से, खासकर पंजाब से जबरन सेना में भर्ती की गई, जिससे भारी गुस्सा फैला। एक और दिलचस्प नतीजा हुआ। भारतीयों को उम्मीद थी कि वफादारी के बदले उन्हें स्वशासन मिलेगा, लेकिन मिला रॉलेट एक्ट जैसा दमनकारी कानून, और जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सही। इससे भारत में राष्ट्रवादी चेतना और मजबूत हुई। मतलब अंग्रेजों पर से भरोसा उठ गया। बिल्कुल। साथ ही ब्रिटेन से आयात रुकने के कारण टाटा जैसे भारतीय उद्योगों को बढ़ने का मौका मिला। चलिए अब उस दूसरी बड़ी घटना पर आते हैं जिसका जिक्र हमने पहले किया, रूसी क्रांति, जो इसी युद्ध की आग से पैदा हुई। हाँ, लेकिन इसकी जड़ें और भी पुरानी हैं। शुरुआत करते हैं 1904-05 के रूस जापान युद्ध से। ये भी साम्राज्यवाद की ही लड़ाई थी, है ना? मंचूरिया और कोरिया पर कब्जे के लिए। हाँ, और सबको लगा कि विशाल रूस छोटे से एशियाई देश जापान को आसानी से हरा देगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जापान ने रूस को बुरी तरह हराया। आधुनिक इतिहास में ये पहली बार था जब किसी एशियाई देश ने किसी बड़ी यूरोपीय शक्ति को हराया था। बिल्कुल। इस हार ने रूस की जनता के सामने जार यानी रूसी सम्राट की सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। और इसी के गुस्से से 1905 की पहली रूसी क्रांति हुई। उस क्रांति के दबाव में जार निकोलस द्वितीय ने एक चुनी हुई संसद यानी ड्यूमा बनाने का वादा किया। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा साबित हुआ। हाँ, जार ने अपने पास ड्यूमा को कभी भी भंग करने का अधिकार रखा और चुनाव कानूनों में हेरफेर करके ये पक्का किया कि सिर्फ अमीर और उसके वफादार लोग ही चुने जाएं। तो ड्यूमा की इस नाकामी ने लोगों को ये यकीन दिला दिया कि जार शांतिपूर्ण तरीके से कोई सुधार नहीं करेगा। सही। इससे उनका झुकाव बोल्शेविकों जैसे कट्टरपंथी समूहों की तरफ बढ़ने लगा, जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे। तो 1917 तक रूस एक बारूद के ढेर पर बैठा था। जार निकोलस द्वितीय एक कमजोर और हठी शासक था। हाँ, जो मानता था कि उसे ईश्वर ने शासन करने के लिए भेजा है। और दरबार पर उसकी पत्नी और एक रहस्यमयी तांत्रिक रासपुतिन का बहुत बुरा प्रभाव था। और सामाजिक और आर्थिक हालात भी बदतर थे। 80% आबादी किसान थी, जिनके पास जमीन नहीं थी। और शहरों में कारखानों के मजदूर। उनसे 12-15 घंटे काम लिया जाता था और उनकी हालत बहुत खराब थी। इन्हीं मजदूरों के बीच कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचार फैल रहे थे। और इस बारूद के ढेर में आग लगाई प्रथम विश्व युद्ध ने। बिल्कुल। 1917 तक रूस के लाखों सैनिक मारे जा चुके थे। सेना के पास तो हथियार और जूते तक नहीं थे। और शहरों में रोटी और कोयले का अकाल पड़ गया। और फिर क्रांति हुई 2 चरणों में। पहली फरवरी क्रांति, जो असल में मार्च 1917 में हुई। पेट्रोग्राड में महिलाएं रोटी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरीं, मजदूरों ने हड़ताल कर दी, और जब जार में सेना को गोली चलाने का आदेश दिया तो सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। यही सबसे बड़ा मोड़ था। जार निकोलस द्वितीय को 15 मार्च 1917 को गद्दी छोड़नी पड़ी। और इसी के साथ 300 साल पुराने रोमानो वंश का अंत हो गया। एक अस्थायी सरकार बनी, लेकिन उसने युद्ध जारी रखने और जमीन न बांटने की बड़ी गलती की। और इसी बीच अप्रैल 1917 में व्लादिमीर लेनिन निर्वासन से रूस लौटे। हाँ, उन्होंने बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व संभाला और 3 बहुत ही असरदार नारे दिए। शांति, भूमि और रोटी। बिल्कुल, वो सब कुछ जो आम जनता चाहती थी। और फिर नवंबर 1917 में हुई अक्टूबर क्रांति। लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में बोल्शेविकों की रेड गार्ड सेना ने बिना किसी बड़े खून खराबे के सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। और लेनिन के नेतृत्व में दुनिया की पहली साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। सत्ता में आते ही उन्होंने रूस को युद्ध से बाहर निकाला और जमींदारों की जमीन किसानों में बांट दी। इसके बाद रूस में एक भयंकर गृह युद्ध छिड़ा, जिसमें बोल्शेविकों की जीत हुई और 1922 में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का निर्माण हुआ।
तो प्रथम विश्व युद्ध ने 19वीं सदी की पुरानी दुनिया को तबाह कर दिया और उसी की राख से रूस की साम्यवादी क्रांति ने जन्म लिया। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थीं। बिल्कुल। एक तरफ वर्साई की संधि ने फांसीवाद और नाजीवाद को जन्म देकर दूसरे विश्व युद्ध की नींव रखी, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी क्रांति ने दुनिया को दो वैचारिक खेमों में बांट दिया, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, जिसने आगे चलकर शीत युद्ध या कोल्ड वॉर का रूप लिया। सही। तो पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, दुनिया शांति की उम्मीद कर रही है, लेकिन अगले जो 20 साल थे, जिन्हें हम अंतर्युद्ध काल कहते हैं, इंटरवॉर पीरियड, हाँ, वो शांति के नहीं थे, वो एक तरह से अगले महायुद्ध की तैयारी के साल थे। सही कहा। और इस कहानी का पहला अध्याय 1919 की एक संधि से शुरू होता है। हाँ, पेरिस शांति सम्मेलन। और उसमें जर्मनी पर थोपी गई वर्साई की संधि। इसे शांति संधि कहना भी शायद थोड़ा गलत होगा। ये विजेताओं द्वारा हारने वाले पर लगाया गया एक फरमान था। इसकी शर्तें सिर्फ कठोर नहीं थीं, तो फिर अपमानजनक थीं। अपमानजनक किस मायने में? मतलब सिर्फ पैसों या जमीन के मामले में? उससे भी कहीं ज्यादा। देखिए, एक तो जर्मनी से उसके सारे उपनिवेश छीन लिए गए। उसकी सेना को घटाकर सिर्फ 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। लेकिन सबसे चुभने वाली जो शर्त थी, वो क्या थी? वो थी वॉर गिल्ट क्लॉज। वॉर गिल्ट क्लॉज मतलब युद्ध अपराध बोध। बिल्कुल। इस क्लॉज के तहत जर्मनी को अकेले ही पूरे युद्ध की तबाही के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया। मतलब एक पूरे देश पर यह ठप्पा लगा दिया गया कि तुम अपराधी हो। इसका मनोवैज्ञानिक असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। इसने जर्मन लोगों में राष्ट्रीय अपमान और बदले की एक ऐसी भावना भर दी जो खत्म नहीं हुई। वो अंदर ही अंदर सुलगती रही। और ऊपर से युद्ध का हर्जाना भी था। हाँ, भारी भरकम युद्ध हर्जाना। रकम इतनी ज्यादा थी कि जर्मनी उसे कभी चुका ही नहीं सकता था। इसने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हालत ये हो गई थी कि 1923 आते आते महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग अपनी तनख्वाह लेने के लिए ठेला लेकर जाते थे। क्या बात कर रही हैं? हाँ, और तुरंत उसे सामान खरीदने में खर्च कर देते थे, क्योंकि कुछ ही घंटों में उन नोटों की कीमत आधी हो जाती थी। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। तो ये अपमान और आर्थिक तबाही का जो माहौल था, वो एक तरह से तानाशाहों के लिए जमीन तैयार कर रहा था। बिल्कुल सही है। और इस मौके को भुनाने वाले 2 लोग सामने आए। इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर। हाँ, इटली पहले विश्व युद्ध में जीता जरूर था, पर उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे वो सब नहीं मिला जिसका वादा किया गया था। अच्छा। इस अपंग जीत की भावना का फायदा उठाकर मुसोलिनी और उसकी फाशिस्ट पार्टी ने 1922 में सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन सिर्फ वादों से तो कोई सत्ता में नहीं आ जाता। मुसोलिनी या हिटलर ने जमीनी स्तर पर ऐसा क्या किया कि लोग उनके पीछे चल पड़े? उन्होंने संगठन और डर दोनों का इस्तेमाल किया। मुसोलिनी के पास ब्लैक शर्ट्स थे और हिटलर के पास ब्राउन शर्ट्स। हाँ, ऐसे ये उनके लड़ाके थे जो सड़कों पर विरोधियों को मारते पीटते थे, एक डर का माहौल बनाते थे। हिटलर ने तो वर्साई की संधि के अपमान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसने जर्मनों को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने का वादा किया। हाँ, और एक महान जर्मन साम्राज्य बनाने का, और यहूदियों और कम्युनिस्टों को, जिन्हें वो जर्मनी की हर समस्या का कारण बताता था, खत्म करने का। और इसी नफरत और राष्ट्रवाद के कॉकटेल के दम पर वो 1933 में जर्मनी का चांसलर बन गया। और इसी दौरान एक और बड़ी घटना हुई जिसने इस आग में घी का काम किया। 1929 की महान आर्थिक मंदी, द ग्रेट डिप्रेशन। हाँ, ये ग्लोबल सुनामी की तरह थी। अक्टूबर 1929 में जब अमेरिका का वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार क्रैश हुआ, तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। अमेरिका ने जर्मनी जैसे देशों को जो कर्ज दे रखा था, वो वापस मांगना शुरू कर दिया। दुनिया भर में कारखाने बंद हो गए, व्यापार ठप हो गया, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। तो इस आर्थिक तबाही ने जाहिर है लोकतांत्रिक सरकारों को और कमजोर कर दिया होगा। इसने लोकतांत्रिक सरकारों की कमर ही तोड़ दी। लोग हताश थे, उन्हें अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रहा। और ऐसे में हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह मसीहा बनकर उभरे। वे लोगों को आसान समाधान और एक ताकतवर राष्ट्र का सपना दिखा रहे थे। सही बात है।
जब पेट खाली हो और भविष्य अंधकार में हो तो लोग एक मजबूत नेता के वादों पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ आर्थिक तबाही थी, तानाशाह थे, और दूसरी तरफ दुनिया के नेता एक अलग ही आदर्शवादी सपना देख रहे थे। हाँ, एक ऐसी संस्था बनाने का जो भविष्य में युद्ध होने ही न दे। यहीं से राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशंस की कहानी शुरू होती है। हाँ, 1920 में इसका गठन हुआ और कागज पर तो इसके उद्देश्य बहुत नेक थे। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, हथियारों की होड़ कम करना और देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। ये एक खूबसूरत विचार था। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बुनियादी खामियां थीं कि इसका विफल होना लगभग तय था। ये सुन के तो ऐसा लगता है कि इसका फेल होना तय ही था। क्या उस समय भी लोगों को ये इतना साफ दिख रहा था? शुरू में बहुत उम्मीद थी। लोगों को लगा कि शायद मानवता ने सबक सीख लिया है। हाँ। पर इसकी कमजोरियां जल्द ही सामने आने लगीं। सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि जिस अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने इसका आइडिया दिया था, खुद अमेरिका ही इसका सदस्य नहीं बना। क्या? क्यों? क्योंकि अमेरिकी संसद ने इसकी इजाजत नहीं दी। ये तो ऐसा हुआ कि जिस डॉक्टर ने दवा बनाई उसी ने खाने से मना कर दिया। बिल्कुल। और दूसरे सबसे बड़ी कमजोरी थी शक्ति का अभाव। इसके पास अपनी कोई सेना नहीं थी। अच्छा। अगर कोई देश इसकी बात ना माने तो ये ज्यादा से ज्यादा उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता था या बस उसकी निंदा कर सकता था। और तानाशाहों को ऐसी धमकियों से क्या ही डर लगता होगा? कोई डर नहीं लगता। तो ये सिर्फ नाम का शेर था जिसके पास ना दांत थे ना पंजे। आप कह सकते हैं। और इसका सबूत हमें 1930 के दशक में बार बार मिला। जैसे 1931 में जापान ने चीन के एक बड़े हिस्से मंचूरिया पर हमला कर दिया। राष्ट्रसंघ ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई। रिपोर्ट आई, जापान को दोषी ठहराया गया। जानते जापान ने क्या किया? क्या किया? उसने संघ ही छोड़ दिया। बस। हाँ। फिर 1935 में मुसोलिनी के इटली ने इथोपिया पर हमला किया। संघ ने कुछ आधे अधूरे आर्थिक प्रतिबंध लगाए जो किसी काम के नहीं थे। इन घटनाओं ने तो हिटलर को एक साफ संदेश दे दिया होगा। बिल्कुल, कि ये संस्था शक्तिहीन है और वो जो चाहे कर सकता है। और उसने किया भी। जी। उसने खुलेआम वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ाई, अपनी सेना बढ़ाई और 1936 में राइनलैंड पर फिर से कब्जा कर लिया। हाँ, जो संधि के तहत मना था और राष्ट्रसंघ बस देखता रहा। तो अब सारे किरदार मंच पर हैं। वर्साई की संधि का अपमान, आक्रामक तानाशाह और एक नाकाम राष्ट्रसंघ। इन सबके चलते युद्ध के मुख्य कारण क्या बने? कई गहरे कारण थे। पहला तो वर्साई की संधि को पलटना हिटलर का मुख्य राजनीतिक लक्ष्य था ही। दूसरा था साम्राज्यवाद की भूख। मतलब? जापान एशिया में कच्चे माल और बाजार के लिए विस्तार कर रहा था और हिटलर लेबेन्सराउम यानी जीवन क्षेत्र की बात करता था। लेबेन्सराउम, इसका मतलब सिर्फ जमीन पर कब्जा करना तो नहीं था, इसके पीछे कोई विचारधारा भी थी। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये एक बेहद खतरनाक नस्लवादी विचारधारा थी। अच्छा। इसका मानना था कि श्रेष्ठ जर्मन आर्यों को पूर्वी यूरोप में फैलने का हक है और वहां रहने वाले कमतर स्लाव लोगों को या तो वहां से हटा दिया जाए या गुलाम बना लिया जाए। ये तो बहुत भयावह है। ये एक पूरी सभ्यता को मिटाकर अपनी सभ्यता बसाने की योजना थी। लेकिन उस समय की जो बड़ी ताकतें थीं, ब्रिटेन और फ्रांस, वो ये सब देखकर क्या कर रही थी? वे तो इसे रोक सकते थे। उन्होंने रोकने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। मतलब हिटलर को खुश करने की नीति। हाँ, आज इसे कायरता के रूप में देखा जाता है, लेकिन हमें उस समय के ब्रिटेन और फ्रांस के मानस को भी समझना होगा। पहले विश्व युद्ध में उन्होंने अपनी पूरी एक पीढ़ी खो दी थी। कोई भी नेता दोबारा अपने देश को उस आग में झोंकने की राजनीतिक हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तो उन्हें लगा कि हिटलर की कुछ छोटी-मोटी मांगे मान लेने से शायद युद्ध टल जाएगा। बिल्कुल, कि अगर ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्से उसे दे दिए जाए तो शायद वो शांत हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। एकदम उल्टा। 1938 का म्यूनिक समझौता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा हिटलर को सौंप दिया। हाँ, और इस समझौते ने हिटलर को यकीन दिला दिया कि पश्चिमी देश कमजोर हैं, वे सिर्फ बातें करेंगे, लड़ेंगे नहीं। उसका हौसला और बढ़ गया। और फिर वो आखिरी पल आया जब बातें खत्म हो गईं और बंदूकें चलने लगीं। वो आखिरी घटना क्या थी? वो आखिरी घटना थी 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण।
ये वो आखिरी लकीर थी जिसे हिटलर ने पार कर दिया। और ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को सुरक्षा की गारंटी दे रखी थी। हाँ, इसलिए 3 सितंबर 1939 को उन्होंने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1939 से 1945 तक 6 साल तक चला ये युद्ध मानव इतिहास का सबसे खूनी संघर्ष था। जब हम इसके परिणामों की बात करते हैं तो आंकड़े दिमाग को सुन्न कर देते हैं। भयानक शब्द भी शायद छोटा पड़ जाए। एक अनुमान है कि इस युद्ध में लगभग 7 से 8.5 करोड़ लोग मारे गए। 7 से 8.5 करोड़? हाँ, ये उस समय की दुनिया की कुल आबादी का करीब 3% था। मतलब हर 100 में से 3 इंसान इस युद्ध की वजह से मारा गया। और इसी युद्ध के दौरान मानव इतिहास का एक सबसे काला अध्याय भी लिखा गया, होलोकॉस्ट। हाँ, ये युद्ध की सामान्य क्रूरता से बिल्कुल अलग था। ये एक योजनाबद्ध इंडस्ट्रियल स्केल पर किया गया नरसंहार था। नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों ने लगभग 60 लाख यहूदियों को और साथ ही लाखों अन्य लोगों को सिर्फ उनकी नस्ल, धर्म या विचारधारा के कारण मौत के घाट उतार दिया। युद्ध का अंत भी एक नए और कहीं ज्यादा विनाशकारी हथियार के साथ हुआ। सही कहा। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। हाँ, लाखों लोग पलक झपकते ही मारे गए और इसी के साथ दुनिया ने परमाणु युग में प्रवेश किया। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इस महाविनाश के कुछ ऐसे परिणाम भी हुए जिनकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे कि साम्राज्यवाद का पतन। हाँ, युद्ध ने विजेता देशों ब्रिटेन और फ्रांस को भी आर्थिक और सैन्य रूप से इतना कमजोर कर दिया था कि वे भारत जैसे अपने विशाल उपनिवेशों को अब और गुलाम नहीं रख सकते थे। दुनिया भर में आजादी की लहर चल पड़ी और दुनिया का पावर बैलेंस भी पूरी तरह बदल गया। बिल्कुल। ब्रिटेन और फ्रांस की जगह 2 नई महाशक्तियां उभरी, अमेरिका जो पूंजीवाद का प्रतीक था और सोवियत संघ जो साम्यवाद का। दुनिया 2 गुटों में बट गई और यहीं से ही शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई, जो अगले 45 सालों तक चली। तो राष्ट्रसंघ की विफलता और द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से सबक लेकर दुनिया ने शांति के लिए एक और कोशिश की और इस बार बना संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। राष्ट्रसंघ की गलतियों से सीखने की कोशिश की। क्या मुख्य सुधार किए गए थे जिससे ये राष्ट्रसंघ से बेहतर बन सके? सबसे बड़ा सुधार था सुरक्षा परिषद का गठन, सिक्योरिटी काउंसिल। यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है, जिसके पास शांति लागू करने के लिए सैन्य कार्रवाई करने तक का अधिकार है। वो शक्ति जो राष्ट्रसंघ के पास कभी नहीं थी। और इसी में 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर दी गई। हाँ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। वीटो पावर यानी किसी भी प्रस्ताव को अकेले दम पर रोकने की ताकत। ये तो थोड़ा अलोकतांत्रिक लगता तो है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत व्यावहारिक सोच थी। वो क्या? राष्ट्रसंघ इसलिए भी विफल हुआ था क्योंकि अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति उससे बाहर थी। वीटो पावर ये सुनिश्चित करने के लिए दी गई कि दुनिया की बड़ी ताकतें संगठन का हिस्सा बनी रहें, उसे छोड़कर ना जाएं। अच्छा, मतलब ये एक तरह का समझौता था। बिल्कुल, इम्परफेक्शन इन एक्सचेंज फॉर पार्टिसिपेशन। ये दिलचस्प है। अब इस नई बनती हुई दुनिया में भारत की कहानी पर आते हैं। विश्व युद्ध ने हमारी आजादी को सीधे तौर पर कैसे प्रभावित किया? इसका बहुत सीधा और गहरा प्रभाव पड़ा। जैसा हमने बात की, युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से लगभग दिवालिया हो चुका था। उसके लिए अब भारत जैसे विशाल देश पर जबरदस्ती शासन करना असंभव हो गया था। साम्राज्य का नगीना अब एक बोझ बन गया था। और भारत के अंदर भी तो हालात बदल चुके थे। बिल्कुल। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भले ही क्रूरता से दबा दिया गया हो, पर उसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी थी। और 1946 में नौसेना का विद्रोह भी हुआ था। हाँ, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह तो ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। जब भारतीय सैनिक ही बगावत करने लगे तो अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी तो था। हाँ, अमेरिका और सोवियत संघ जैसी नई महाशक्तियां भी ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाल रही थीं। और आजादी के बाद जब दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी, तब भारत ने वैश्विक मंच पर अपना क्या रास्ता चुना? ये भारत के शुरुआती नेतृत्व की, खास तौर पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता को दिखाता है। उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना, एक अनूठा रास्ता। भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी सैन्य गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया और गुट निरपेक्ष आंदोलन,
नॉन अलाइंड मूवमेंट की नींव रखी। ये उस समय के नए नए आजाद हुए एशियाई और अफ्रीकी देशों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बना। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की शुरुआती भूमिका कैसी रही? भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक था और उसने शुरू से ही रंगभेद, उपनिवेशवाद और परमाणु हथियारों की होड़ के खिलाफ एक मजबूत और मुखर आवाज उठाई। भारत ने खुद को विकासशील देशों के एक नेता के रूप में स्थापित किया। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे 1919 की एक संधि की गलतियों से दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस गई। और फिर उसी राग से एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जन्म हुआ। हाँ, जिसमें संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं और भारत जैसा स्वतंत्र राष्ट्र एक नई भूमिका में उभरा। ये दौर हमें यही सिखाता है कि शांति सिर्फ आदर्शों या अच्छे इरादों से नहीं आते। नहीं, उसके लिए एक मजबूत, व्यावहारिक और समावेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत होती है। द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी ने संयुक्त राष्ट्र को जन्म दिया, लेकिन साथ ही भारत जैसे देशों को अपनी वैश्विक पहचान बनाने का एक ऐतिहासिक अवसर भी प्रदान किया। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस पर सोचिएगा, सुरक्षा परिषद में वीटो पावर की जो व्यवस्था है, जो राष्ट्र संघ की विफलता से सबक लेकर बड़ी शक्तियों को साथ रखने के लिए बनाई गई थी, क्या आज भी वो विश्व शांति सुनिश्चित करने में उतनी ही कारगर है, या फिर ये खुद बड़ी शक्तियों के हाथ में एक ऐसा हथियार बन गई है जो नई अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का कारण बन रही है और वैश्विक सहयोग में बाधा डाल रही है?